नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के अंदर हमने जो पुरातात्विक स्रोत थे उनके बारे में डिस्कस करना है। उससे पहले हमने साहित्यिक जो स्रोत थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आप सबको बताऊंगी पुरातात्विक स्रोत होते क्या है। तो आप सबको पता है, जो अभिलेख वगैरह होते हैं, शिलालेख वगैरह होते हैं, जो स्तंभ लेख वगैरह होते हैं, वो आते हैं पुरातत्व शिलालेख के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं मौर्य एम्पायर के, वो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पुरातात्विक सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। सोर्सेज लिख रहा हूँ मैं, स्रोत तो लिखना है हिंदी। एक्चुअली क्या है कि मैं को हिंदी थोड़ा कमजोर है हमारा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना। अब हम डिस्कस करें, सही लिखा हुआ मैंने मेरे साथ। तो अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले है ना कि कौन कौन से जो चीजें थी जिनको अपन है ना इसके अंदर काउंट करते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो कि है ना पुरातात्विक सोर्सेज के अंदर आती है मौर्य साम्राज्य की। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हमें दो नाम मिलते हैं, एक महास्थान और दूसरा सोहगरा। महास्थान व सोहगरा, तो ये दो अभिलेख थे जो हमें चंद्रगुप्त के बारे में मिलते हैं। और जितनी भी जानकारी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिली है वो इन दो अभिलेखों से ही मिली है। दूसरा आता है जूनागढ़ लेख। जूनागढ़ लेख शक वंश के एक शासक थे रुद्रमान। रुद्रमान नाम के एक शासक थे जिनका एक जो लेख है जूनागढ़ लेख के नाम से। उस जूनागढ़ लेख को लिखा गया है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। पर शासक रुद्रमान जिनका जो एक लेख है जूनागढ़ लेख के नाम से, उसका संस्कृत भाषा में लिखा गया, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। तो ये दो चीजें हो गई, तो महास्थान और सोहगरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेख थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछे भी जाते हैं। इन दोनों से हमें पता चलता है किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और दूसरा जूनागढ़ लेख जो कि शासक रुद्रमान के टाइम पे संस्कृत के अंदर लिखा गया था, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। अब तीसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक का भी उल्लेख है। अशोक, राजा अशोक मौर्य। अब तीसरा अगर मैं बताऊं तो तीसरा आता है अशोक के शिलालेख, क्योंकि अशोक के टाइम पे बहुत सारे शिलालेख लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख या फिर लेख के नाम से लिख लो, लेख। इसके अंदर पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है बूटा लेख। शिलालेख के दो पार्ट है, लघु शिलालेख और वृहद व लघु। और इसके भी क्या है? वृहद व लघु, ये दो से पार्ट है, वृहद व लघु। लघु स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अब अशोक के जो शिलालेख है ना, इनके अंदर पहले जो शिलालेख थे जिनके अंदर क्या मिलता है, हमें जो नगर के जो लोग हैं ना उनके बारे में जानने को मिलता है। इससे पहले जितने भी राजा हुए थे उन सब के अंदर हमें शिलालेख तो मिलते हैं, पर शिलालेखों के अंदर उल्लेख किसका मिलता है? उस राजा के बारे में मिलता है, उनकी जो महानता वगैरह उन्हीं के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। पर अशोक के जो शिलालेख है उनके अंदर पहली बार जो नगर के अंदर, जो राज्य के अंदर जो चीजें होती थी उनके बारे में उल्लेख मिला है। तो उसके बाद में स्तंभ लेख जो है ना, स्तंभों के ऊपर लेख लिखे जाते हैं। जैसे आप दिल्ली गए कभी मेहरौली जाना, वहाँ पे बहुत सारे स्तंभ मिलेंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है। दिल्ली टोकरा का अभिलेख है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे कुछ ना कुछ स्तंभों पे हमें लिखा हुआ मिलता है। तीसरा बूटा लेख, मतलब कोई ऐसी जगह है मतलब ऐसी जगह बना दी उन्होंने, उसके ऊपर कुछ लिख दिया। जैसे अपन नहीं लिखते क्या, कोई जगह बनाते हैं अपन जो जिसपे कोई निर्देश वगैरह लिखे होते हैं, तो उनको बोलते बूटा लेख। अब मैं आपसे
डिस्कस करूंगा कि अशोक के लेख और अशोक के लेखों के अंदर क्या क्या मिलता है, वो सब यहाँ पे लिखेंगे, जो ये अभिलेख वगैरह इनके अंदर वहाँ पे क्या क्या जानने को मिलता है। पहला महास्थान सोहगरा, दूसरा जूनागढ़ का लेख, तीसरे अशोक के लेख जिसके अंदर शिलालेख, स्तंभलेख, गुटा लेख। अब हम इनको पढ़ेंगे कि अशोक के लेख के अंदर क्या क्या मिलता है। मेरे तो हम पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अशोक को जो भी शिलालेख लिखने थे उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा मिलती है जो यूनानी राजा थे ना, दारासिंह ड्रायस, उससे अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा दारा प्रथम से मिली। ठीक है। दूसरी चीज, अशोक पहला शासक था जिसने अपने अभिलेखों में जन समाज के बारे में लिखा। अब देखो, अशोक के शिलालेख लिखने की प्रेरणा दारा प्रथम से मिली। अब दारा प्रथम से मिली, इसके साक्ष्य क्या मिलते हैं, क्योंकि ना अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखे ना वो कहाँ कैसे लिखे, मतलब ऐसे इस साइड से लेके इस साइड से, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड, लेफ्ट टू राइट। और अपनी जो लिखने की लिपि वो क्या है, राइट टू लेफ्ट। पर लेफ्ट से राइट मिला, इसका मतलब क्योंकि जितने भी जो अभिलेख थे दारा के टाइम पे, उनकी जो जितने भी वो फारसी के अंदर लिखते थे तो वो कैसे लिखते थे, लेफ्ट टू राइट लिखते थे। तो इससे मिलता है कि उनकी जो लिपि थी ना, मैंने आपको उस टाइम भी पढ़ाया था, उनकी लिपि क्या थी, खरोष्टी लिपि थी। तो खरोष्टी लिपि के अंदर अशोक के शिलालेख मिले हैं, इसीलिए वो उससे प्रभावित हुआ, ऐसा माना जाता है। और भारत के सबसे प्राचीन, तुम साथ साथ में जो बोल रहा हूँ वैसे लिख लेना अगर राइटिंग प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, अशोक के हैं, है ना। और इनकी भाषा क्या थी, भाषा थी इनकी प्राकृत, और इनकी लिपि क्या थी, लिपि थी ब्राह्मणी। और अन्य लिपियों के बारे में पूछे तो खरोष्टी, यूनानी, अरमाइका और ग्रीक। हाँ, अन्य लिपियां थी खरोष्टी, यूनानी, अरामाइका और ग्रीक। तो अभी ये हो गया। अब बात करते हैं आगे की। देखो ये सब लिख लेना, अशोक के शिलालेख लिखने की प्रेरणा दारा प्रथम से मिली। ये सवाल आते हैं कि अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली। अशोक पहला समाज, ऐसे भी सवाल आते हैं, कौन सा पहला शासक था जिसने जन समाज के बारे में अपने अभिलेखों में लिखा, तो अशोक था। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक की हैं। भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मणी, अन्य लिपियां खरोष्टी, यूनानी, अरामाइका, ग्रीक। तो ये सारी चीजें लिखनी है अपने को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन और पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में आगे। अब जब अशोक के शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, तो अभिलेखों के आधार पर इतिहास भी लिखा जाएगा। तो अशोक के अभिलेखों के आधार पर सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर ने क्या लिखा, भंडारकर ने इतिहास लिखा। किसने लिखा, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनके आधार पर उनके अंदर जो जानकारी मिलती है उनको जांच कर किसने इतिहास लिखा, सबसे पहले तो डॉक्टर भंडारकर ने लिखा। और उसके बाद में बात करें तो ना, अशोक के जो शिलालेख हैं उनको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, अशोक के लेख पढ़ने का श्रेय
पढ़ने का श्रेय जेम्स आदम आएगा, जेम्स प्रिसेप। जेम्स अशोक के लेख पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को मिलता है, और सबसे पहले कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी के अंदर पढ़ा था, है ना। और उसके बाद में है कि सबसे पहला खोजा गया, सबसे पहले पढ़ा गया कौन सा? तो उसके बाद अशोक का सबसे पहले पढ़ा गया लेख कौन सा था? अशोक का सबसे पहले पढ़ा गया लेख था दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये अभिलेख का नाम है वही दिल्ली टोपरा अभिलेख, है ना। अशोक का सबसे पहले पढ़ा गया लेख दिल्ली टोपरा अभिलेख था। अब उसके बाद में बात करेंगे सबसे पहले खोजा गया कौन सा था। ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, ये तुम लिख लिया करो साथ में। सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया था दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। और कब किसके द्वारा खोजा गया? टी फैंथलर नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1750 ईस्वी में। अशोक के अभिलेखों में उसका नाम क्या मिलता है? उनका नाम देवनागरी मिलता है, देवनागरी या फिर देवप्रिय, ये सब मिलता है, देवनागरी मिलता है। और भी नाम मिलते हैं अशोक को, मतलब बहुत सारे नाम दिए गए थे। देखो अब मैंने क्या क्या पढ़ाया तुम्हें। सबसे पहले तो ये पढ़ाया कि अशोक था, उसने सबसे पहले अभिलेख लिखे, उसके सबसे पुराने अभिलेख है। उसकी भाषा थी वो कौन सी थी? उसकी भाषा प्राकृत थी, उसकी लिपि ब्राह्मणी थी। उसके बाद में जो उसकी अन्य लिपियाँ थी वो थी खरोष्टी वगैरह, ग्रीक वगैरह, यूनानी वगैरह या फिर अरामाइका वगैरह। उसके बाद में सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर ने लिखा। उसके बाद में मैंने पढ़ाया कि तुम्हें उसका जो टी फैंथलर था उसने 1750 के अंदर दिल्ली मेरठ खोजा सबसे पहले। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया कि दिल्ली टोपरा सबसे पहले पढ़ा गया था, और जेम्स प्रिसेप्स ने 1737 के अंदर सबसे पहले पढ़ा था, उसको श्रेय दिया था। उसके बाद में मैंने लास्ट में क्या होता है? अशोक के अभिलेखों में उनका नाम देवनागरी मिलता है। तो ये मैंने बात बता दी आपको मोटी मोटी अशोक के अभिलेखों के बारे में। अब बात करते हैं, तो पहले मैंने आपको पार्ट्स दिखाए थे ना, अभिलेख, वरहद लेख, लघु लेख, लघु स्तंभ लेख, वरहद स्तंभ लेख, वो पढ़ते हैं। अपन हेडिंग क्या डालेंगे? अभिलेख। अभिलेख के अंदर पहली हेडिंग क्या डालेंगे? वरहद अभिलेख। और वरहद अभिलेख के अंदर क्या मिलता है? अशोक के समय के हमें 14 अभिलेख मिलते हैं। अशोक के समय में क्या होता? 14 अभिलेख प्राप्त हुए थे, और ये 14 के 14 क्या थे? बड़े थे, वरहद, और 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। कहां से? 8 स्थानों से। उन 8 में से 2 स्थान अभी कहां पे हैं? 2 स्थान पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में जो जगह है उनका नाम क्या है? शाहजहांगढ़ी, और दूसरा क्या है? मानसहरा। अब जो हिंदुस्तान में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो 6 बच्चे हैं उनका क्या नाम है? भारत के अंदर जो 6 मिल उनका नाम है गिरनार, गुड़ी, नहीं धोली, एरागुड़ी, कालसी, जोगढ़, और तीसरा सोपरा। वरहद अभिलेख। अशोक के समय के हमें 14 वरहद अभिलेख प्राप्त होते हैं,
और उन 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। 2 स्थान है फिलहाल पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो स्थान है उनका नाम है शाहबाज गढ़ी और मान सहरा। और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो गिरनार, धौली, एरागुड़ी, कालसी, जोगढ़, सोबरा। अब बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंट जो 14 के 14 है उनसे हमें इंपॉर्टेंट बातें नहीं मिलती, पर जो कि 5-6 हैं जिनसे हमें इंपॉर्टेंट बातें मिलती तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। प्रथम अभिलेख, प्रथम अभिलेख क्या है? प्रथम अभिलेख के अंदर पशु बलि की निंदा की गई है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो उसने पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा। दूसरा अभिलेख, दूसरा अभिलेख है जिसके अंदर पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया गया है, पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया। तीसरा अभिलेख हमें मिलता है किसके बारे में? तीसरे अभिलेख के अंदर उसने हमें बताया है युक्त व रज्जुक नाम के अधिकारी जो क्या करते थे, हर 5वें वर्ष दौरा करते थे, अलग अलग जो उनकी जगह थे, उनके जो अधिकार में जिले आते थे या फिर राज्य आते थे, अधिकारी हर 5वें वर्ष दौरा, हर 5वें वर्ष दौरा। अब बात करें चतुर्थ अभिलेख की। चतुर्थ अभिलेख से हमें मिलता है रणघोष के स्थान पर किसकी? रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की स्थापना, धम्मघोष की स्थापना। रणघोष के स्थान पर किसकी? धम्मघोष की स्थापना की थी चतुर्थ अभिलेख के अंदर। किसने? इसने, अशोक ने। क्योंकि अशोक किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, तो धम्मघोष है किससे रिलेटेड है? उससे ही रिलेटेड है। अब उसके बाद बात करें 13वां अभिलेख, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 13वां अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर उल्लेख है कलिंग के युद्ध का। ऐसा माना जाता है कि कलिंग के युद्ध के पश्चात ही अशोक का जो हृदय वो परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन होने के बाद में ही अशोक क्या करता है? माल कढ़ाई और क्या नाम ये युद्ध वगैरह छोड़ देता है। ये तो बात होगी वृहद अभिलेख की। अब बात करते हैं लघु अभिलेख की। ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने लिखी ली होगी, ऑब्वियसली इसके बात है। दूसरा है लघु अभिलेख। अभिलेख के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है बेराट अभिलेख। ये कहां से मिलता है? कैप्टन बर्ग करके व्यक्ति था, उसको कहां से मिलता है? वो बीजक की पहाड़ी जयपुर से मिलता है। कैप्टन बर्ग को बीजक की पहाड़ी जयपुर से क्या मिलता है? विराट का अभिलेख मिलता है। इसके अंदर इसके अंदर हमें क्या मिलता है? इसके अंदर से हमें ये प्राप्त लगता है कि अशोक क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध अनुयायी। कौन था अशोक? बौद्ध अनुयायी थे। किससे पता चलता है? विराट के जो बीजक की पहाड़ी से मिला गया विराट अभिलेख है यहाँ से। और ये सबसे लंबा अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख। और उसके बाद में बात करें तो ऐसे फिलहाल में क्या कहा जाता है? कलकत्ता बेराट अभिलेख कहा जाता है। फिलहाल में इसे कलकत्ता बेराट अभिलेख भी कहा जाता है। वाले स्तंभ लेखों की जो कि 4 हैं, फटाफट से पढ़ाते हैं। उसके बाद में हमारे जो आर्कियोलॉजिकल जो है ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में हम आपको कल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे फाइनली जो राजा है मौर्य वंश के।
सबसे पहले देखो स्तंभ लेख, सबसे पहले आएगा दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा लेख 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। प्रथम अभिलेख जो पढ़ा गया, प्रथम लेख जो पढ़ा गया वो कौन सा था, यही था। और इसे पूर्व टोपरा से पाया गया था, पूर्व टोपरा से पाया गया। पूर्व टोपरा जगह भी दिल्ली के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है, दिल्ली टोपरा। उसके बाद में बात करें मेरठ, दिल्ली मेरठ, मेरठ गाजियाबाद, दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश, दिल्ली मेरठ लेख, दिल्ली मेरठ लेख। ये 1750 टी फेंथलर को मिला था। पहला पढ़ा गया था उधर, ये था पहला खोजा गया लेख। पहला खोजा गया लेख क्या था, दिल्ली मेरठ था। और ये पूर्व मेरठ से खोजा गया, पूर्व मेरठ से। और ये दोनों ही अभिलेख अभी कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, एफएसटी के अंदर। एफएसटी क्या गूगल कर लेना, दिल्ली एफएसटी दिल्ली में रखवाया गया है ना। दिल्ली टोपरा लेख जो कि 1837 के अंदर मिला, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। प्रथम लेख जो पढ़ा गया पूर्व टोपरा से पाया गया, इसके बारे में जानेंगे। जो पहले ऐसे प्रश्न पूछ ले कि पहला प्रथम पढ़ा गया लेख कौन सा है, तो दिल्ली टोपरा। और प्रथम पहला खोजा गया लेख कौन सा है, तो वो है दिल्ली मेरठ। उसके बाद में बात करें, अब है लोरिया अभिलेख। उसके बाद में कौशाम्बी लेख। तो इससे क्या मिलता है, नंदगढ़ नाम की जगह है, बिहार है, बिहार को राजपुर और सिंदर अभिलेख। अभी मैं लिख रहा हूँ, फास्ट समझा दूंगा इसमें रामपुर। इसके अंदर अशोक, समुद्रगुप्त, इसके अंदर प्रयागराज, इलाहाबाद, और क्या है, अशोक, समुद्रगुप्त, और उसके बाद में अकबर जहांगीर। ओके, अब लोरिया अभिलेख के अंदर नंदगढ़ के बारे में उल्लेख मिलता है, बिहार जिसका नाम राजपुर मिलता है। एक सिंदर अभिलेख है जो कहाँ से मिलता है, रामपुर से। लोरिया अभिलेख के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है। उसके बाद में बात करें कौशाम्बी लेख की, तो कौशाम्बी लेख के अंदर हमें प्रयागराज नाम मिलता है, जो कि इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, वो हमें कौशाम्बी लेख के अंदर ही मिलता है। और कौशाम्बी लेख के अंदर हमें राजा अशोक, राजा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियां मिलती है, और राजा जो मुगल बादशाह अकबर था और जहांगीर था, उनकी भी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले दिल्ली टोपरा, उसके बाद दिल्ली मेरठ, उसके बाद लोरिया अभिलेख, उसके बाद कौशाम्बी लेख। ये चार इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पढ़ा दिए। अपने स्तंभ लेख भी होते हैं यहीं पे कंप्लीट, टाटा फिनिश। अब हम पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, जो उनके राजा थे मौर्य वंश के सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।